everyone, myself Anamika Yadav. I just started this new episode of Introduction to Accountancy. As why I planned, मैं इसके बारे में ब्रीफ में बोलूँगी कि ये शुरू करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि हर उन बच्चों को अकाउंटेंसी विषय की सही जानकारी मिल सके। गली गली में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, लेकिन एक सही तरीके से इस विषय का ज्ञान देना मेरा मकसद है। और मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण तरीके से आप तक कन्वे करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस विषय की सही जानकारी दे सकूँ, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ और आप इसे पसंद करें और इसमें एक अच्छा भविष्य बना सकें। और सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई दूंगी, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने इस स्ट्रीम को चुना है और उन्होंने अभी बहुत रिसेंटली अपनी पढ़ाई शुरू की है। मुझे ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं खुद किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, तो अभी बहुत डिले हो चुका है। ऑलरेडी आप लोगों ने अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू की है और 11th के बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया विषय है। किस तरह से इसकी तैयारी की जाए, किस तरह से इस विषय पे कमांड किया जाए, समझा जाए, इस पे मैं आज डिस्कशन करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप अंत तक मेरे इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। ये विषय यूनिक विषय है और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप अब्रॉड में भी इसकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब आप कोई भी स्ट्रीम में आगे बढ़ रहे हैं, अपने कैरियर को प्लान कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये जानिए कि इसके महत्व क्या है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस विषय का बहुत ही डिमांड है और इस सब्जेक्ट को कैसे समझना है, किस तरह से इस पे अपना नॉलेज गेन करना है, इसकी एक एक पहलू पे मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले इस विषय के बारे में मैं बताऊं, अकाउंटेंसी एक भाषा है। कहाँ की भाषा? बिजनेस की भाषा। और हम अब बिजनेस वर्ल्ड में इंटर करने जा रहे हैं। बिजनेस में क्या होता है? लेन देन, जिसको कि आम भाषा में हम ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। लेन देन को ट्रांजैक्शन कहा गया है। अब आप हर बार लेन देन के लिए ट्रांजैक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो अकाउंटेंसी है, ये है क्या? और ये जो मॉडर्न सिस्टम जिस पर आप सीखने जा रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कैसे लेन देन को रिकॉर्ड किया जाए, कैसे उसके लेजर्स तैयार किए, ये सब टेक्निकल टर्म, हर एक टर्म पे मैं बात करूँगी। मेरे आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं, ये पहला एपिसोड है जो मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ। आने वाले भविष्य में मैं आपको हर एक वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करूँगी, उसका सही मायने में क्या अर्थ है, कैसे आप उसको समझें, कैसे उसका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं अकाउंटेंसी के बारे में बताऊं कि ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इनके जन्मदाता है लुका पैसोली। ये इटली से बिलोंग करते थे और इन्होंने इस सिस्टम को 18th सेंचुरी में डेवलप किया। वाई इन 18th सेंचुरी? अगर आप थोड़ा सा अपना बैक देखेंगे हिस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी और वहाँ पे आप देखें कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में आए व्यापार के उद्देश्य से। तो अब जब धीरे धीरे व्यापार पूरे विश्व में फैलने लगा, तो एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत महसूस हुई ताकि एक प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए। तब लुका पैसोली ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको आप पॉपुलरली इट इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड ने अपनाया और इस सिस्टम में क्या रूल्स हैं, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, इसके अपने फॉर्मेट हैं जिसको कि वन बाय वन मैं विस्तृत तरीके से आपको समझाऊंगी। ये जो आपका अकाउंटेंसी जो विषय है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ज़रूरत है इसको समझने की, इसके ट्रिक्स को समझने की। उसके बाद आप खुद इस विषय को बहुत इन्जॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस विषय के साथ है कि ये कैरियर ओरिएंटेड है। इसको सीखने के बाद आपको एक कला आ जाती है, आप टेक्निकली इतने साउंड हो जाते हैं कि आपको आपके सेटलमेंट में ये बहुत सहायक है।
तो सबसे पहला ज़रूरी ये है कि आप इस विषय पर कमांड करें और इस विषय को अच्छे से सीखें। और मैं हर उन बच्चों को कहीं ना कहीं मैं उनकी मदद कर पाऊँगी जो एक अच्छे इन स्कूल में नहीं आ पाते, उनके पेरेंट्स एक्स्ट्रा खर्चा, ये एक्सपेंसिव कोचिंग है और इसको समझना होगा। और एक बहुत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तैयार करने जा रही हूँ कि आप घर बैठे, कोई संस्था में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिर्फ मेरे बताए हुए गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, ध्यान से सुने, आपको इस विषय में मन लगने लगेगा। तो ये विषय कुछ इस तरह से है कि और पर्पस तो मैंने आपको बता ही दिया कि पूरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो छात्र हैं, मैं तो अभी अपने इंडिया की बात करूंगी, अपने बिहार की बात करूंगी कि जो बच्चे रूरल एरियाज़ में हैं उन्हें एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पाती, एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, इस विषय की सही जानकारी नहीं मिल पाती, तो उन्हें घर बैठे बैठे तो कैसे इस विषय को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे मैं एक एक टर्म को अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। और आपको नोट्स तो बुक से मिल जाएगा, हर जगह से आप प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक टर्म का क्या अर्थ है। तो आज जो वीडियो स्पेशली मैंने जो तैयार किया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम, कि आखिर इस विषय में क्या है, कितना जानना है, किस तरह से अपने को तैयार करना है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंसी के बारे में एक एक पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आयर होगा तो आप अपने कोई भी तरह के सवाल होंगे तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनें। उसके बाद किसी भी तरह की आपकी समस्या है तो मैं आपको सॉल्व करूंगी। सबसे पहले इस विषय को मैं इंट्रोड्यूस करूं, अकाउंटेंसी विषय, जो कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसके नाम से ये जानकारी दी जाती है। और अब सबसे पहले अकाउंटेंसी 18th सेंचुरी से इसको मेंटेन किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में इस भाषा का उपयोग होता है। वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में आपका बिजनेस है, वहाँ का क्या लेन देन है, हिसाब किताब, बेसिकली अकाउंटेंसी का मेन उद्देश्य है कि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का अपना एक विशेष फॉर्मेट है, विशेष तरीका है। उस फॉर्मेट को आपको जानना होगा। आज तो मैं बोर्ड पे इस चीज़ को नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप पहले ध्यान से सुने इसके बारे में कि इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं, टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटेंसी। आपका पहला चैप्टर जो है इसी पर आधारित है। और कितने सिस्टम हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन, लेन देन को हम अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो एक बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन है जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है और इस कला को आप सीखने जा रहे हैं। किस चीज़ की कला? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी लेन देन होता है उसको सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग। उसके बाद उसका हम वर्गीकरण करते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके लिए एक अलग बुक हम बनाते हैं जिसका नाम लेजर है। और फिर उसको हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग के लिए हम लोग खास कर कुछ स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सब जानकारी आपको एक दिन में नहीं, धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले ये जो लेन देन बिजनेस में होता है उसका दो तरीका है, या तो नगद या तो उधार, कैश या फिर क्रेडिट। तो अब इस आधार पे अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एक टॉपिक चला आता है। बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें तो देयर आर टू बेसिस। एक है कैश बेसिस जहाँ सिर्फ नगद लेन देन होता है। जैसे आप देखिए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, एडवोकेट्स हो गए, तो दे ओनली डू द ट्रांजैक्शन ऑन कैश बेसिस। रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, सो मैनी एग्जाम्पल यू कैन टेक, जहाँ पे सिर्फ कैश
में ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जहाँ पे मेनली कैश बुक मेंटेन होता है। उसके भी बहुत प्रकार हैं जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइए तो जहाँ पे व्यापार होता है, खरीदना और बेचना दोनों होता है, तो वहाँ 100% कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कुछ परसेंटेज कैश में, कुछ परसेंटेज क्रेडिट में। तो उसके लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीखने हैं उसको हम लोग एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो आप देखिए मैंने दो बेसिस के बारे में चर्चा की, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस दैट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ नगद लेन देन को वो रिकॉर्ड करता है। और एक्यूरल बेसिस, जो एक्यूरल वर्ड आपके सामने पहली बार आ रहा है, एक्यूरल का मतलब होता है कि आप इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब अगर आप क्रेडिट में किसी को सेल किए हैं तो तुरंत तो आपको कैश मिला नहीं, तो उसको हम इनकम तो मान रहे हैं लेकिन ये रिसीव फ्यूचर में होगा। तो इस पे भी हम लोग रूल्स देखेंगे, आगे हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कहता है कि इनकम आपने जिस समय अर्न किया वो उस समय का इनकम कहलाता है, भले कैश आप फ्यूचर में रिसीव करें। तो एक्यूरल का बहुत ही सिंपल अर्थ है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, जिसको आप आगे चलकर हम लोग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से भी जानेंगे। रियलाइजेशन मतलब आपने इनकम तो अर्न कर लिया लेकिन अभी आपको वो पैसा नगद के रूप में नहीं मिला है। तो ये दो बेसिस के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो आपका पहला चैप्टर है इन्हीं सब बातों को पहले क्लियर कर रहा है कि व्हाट आर द टू बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। तो आपका जवाब होगा देयर आर टू बेसिस, एक है कैश बेसिस और दूसरा है एक्यूरल बेसिस। अब थोड़ा आगे बढ़े तो भाई अकाउंट्स बुक मेंटेन करने के सिस्टम कितने हैं। तो सिस्टम की अगर बात करें तो दो सिस्टम हैं, एक सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, दूसरा डबल इंटरेस्ट सिस्टम। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। मैंने कहा ट्रांजैक्शन का मतलब लेन और देन से होता है। तो जब आप सिर्फ एक पहलू, जब आप आस्पेक्ट की बात करें तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट हैं, एक देना है तो एक लेना है। तो जब अगर हम सिर्फ एक आस्पेक्ट को अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, जो भी करना है, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो बिजनेस में जो रिसीव हो रहा है उसको हमने कहा रिसीविंग आस्पेक्ट, बिजनेस जो दे रहा है उसको हमने कहा गिविंग आस्पेक्ट। तो अब हम सिस्टम से इसको कोरिलेट करते हैं। तो इफ़ रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ रिसीविंग आस्पेक्ट को जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको सिंगल का नाम दे दिया, क्योंकि वहाँ दोनों आस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, सिंगल आस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। और वो भी सिंगल में कौन सा आस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, रिसीविंग आस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको कहा गया सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। और जहाँ पे दोनों आस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, रिसीविंग और गिविंग दोनों रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको नाम दे दिया डबल। सिंपल मतलब है, अर्थ बहुत आसान है। सिंगल मतलब एक आस्पेक्ट, डबल मतलब दो आस्पेक्ट। तो ये जो सिंगल आस्पेक्ट जो हम रिकॉर्ड करते, इससे बात स्पष्ट नहीं हो पाती, इसलिए इसको एक और नाम से जाना गया है अकाउंटेंसी में, इनकम्प्लीट डबल इंटरेस्ट सिस्टम। व्हाई इनकम्प्लीट? बिकॉज ओनली वन आस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, दैट इज रिसीविंग आस्पेक्ट। सिर्फ एक आस्पेक्ट को इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए नाम ही रख दिया गया इनकम्प्लीट। तो अब इनकम्प्लीट सिस्टम सीख के करना क्या है, क्यों नहीं करना भाई? ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, दे जस्ट स्टार्टेड देयर बिजनेस, उन्होंने इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन के लफड़े में पड़े या बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करें, क्योंकि कोई भी काम आदमी स्टार्टअप करता है तो जस्ट टू सी द रिस्पॉन्स कि भाई काम कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर धीरे धीरे उसको हम लीगल रूप देते हैं। तो जब हम अनरजिस्टर्ड हैं तो यू आर फ्री टू फॉलो दिस सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। ये भी बात आपको समझनी होगी कब कौन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। तो सिंगल वहाँ तक है जहाँ पे संस्था अनरजिस्टर्ड है, इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप किया है उसने। और आप पढ़ोगे भी, बिजनेस स्टडीज़ एक विषय है आपका जिसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप। एनी टाइम एनी अ सिंगल पर्सन इफ हैविंग एन आइडिया, हैविंग अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वो स्टार्ट कर सकता है अपना बिजनेस। तो वहाँ पे अनरजिस्टर्ड फॉर्म में जब आप काम शुरू करो तब भी तो आपको अपना हिसाब किताब रखना है।
और एक समय आएगा जब इसी सिस्टम को आप डबल में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर रिकॉर्डेड बाय द सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये जो सिंगल एंट्री से जो हम एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही एस्पेक्ट आपको आगे चलकर डबल में कैसे कन्वर्ट होगा ये आपको आगे जाकर पढ़ना है। तो सिंगल में हम सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसमें भी क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश का आना और कैश का जाना, जो जानना ज़रूरी है। और दूसरा, जिनको हम उधार में बेचते हैं और जिनसे हम उधार में खरीदते, वो हिसाब रखना ज़रूरी है। बस इतने ही अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो। अब इसी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से कैसे आप उसको डबल में कन्वर्ट करोगे, ये आगे की प्रक्रिया है जो हम आने वाले समय में जानेंगे। ये हो गया सिंगल। अब डबल में क्या करते हैं कि हर एक दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। पहले तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि वो रिकॉर्ड करने का वो विशेष तरीका क्या है। रिकॉर्डिंग सीखना है, फिर उसका वर्गीकरण करना, उसको समराइज़ करना। तो अगर हम इसको इतनी बातों को, सिस्टम को जो मैंने आपके सामने रखा, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, तो हम तो डबल एंट्री सिस्टम ही सीखने बैठे हैं, क्योंकि सिंगल को एक ना एक दिन आपको डबल में कन्वर्ट करना ही होगा। कोई भी संस्था जो स्टार्टअप की है अनरजिस्टर्ड फॉर्म में, वो रजिस्टर्ड होगी और देन इट विल बी मैंडेटरी to convert the single interest system into the double interest system। तो अब हम फोकस करें। आप पहला दिन है, बहुत सारी बातें जाननी है, समय लिमिटेड है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटेंसी का डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप समझो कि अकाउंट्स में क्या क्या करना है वो आपके दिमाग में आराम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कहा अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, तीन वर्ड कभी कभी आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। समटाइम यू विल डिनोट इट बाय अकाउंट्स, समटाइम यू विल डिनोट इट बाय अकाउंटिंग, समटाइम यू विल डिनोट इट एज अ अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले मैं इसी को क्लियर कर दूं। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है, मैंने पहले ही कहा ये एक भाषा है। किसकी भाषा? बिजनेस की भाषा। अब उसके अंदर जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम उस भाषा को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको मैंने कहा अकाउंटिंग, क्योंकि इट कवर्स सो मैनी, इट इज़ अ प्रोसेस। आप अपनी जो भी जानकारी हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज, तो उस अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस। व्हाट प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग, जो कि मैंने कहा सबसे पहले लेन देन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन एंड देन समराइजिंग। और ये सब करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष फॉर्मेट है, मीन्स इट इज़ डन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किसका करते हैं रिकॉर्डिंग? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। फिर एक बात आ गई कि ट्रांजैक्शन में भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से समझना होगा। लेन और देन, अगर आपने कुछ लिया है तो बदले में कुछ दिया है, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सपोज एनी गिफ्ट यू हैव गिवन टू एनीबॉडी, इट कैन नॉट बी कंसिडर एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर बिजनेस ने, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सेल्समैन को एज अ रेफ्रिजरेटर गिफ्ट दिया, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन, इट डजंट फाइंड एनी प्लेस इन अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को विशेष तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, क्यों करना है, ताकि उसके हम हर एक बैलेंस को जान सके, समराइज करना। अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग दिस? करना क्यों? इसलिए ताकि हम, मेरा एक ही मकसद है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको जानना। और आर्थिक स्थिति, दैट इज़ फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि इस डबल एंट्री सिस्टम में क्लास 11th में अभी आप नया नया ये विषय शुरू किए हो, जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सीखना है और इसके रूल्स को समझना है। रूल्स को समझने से पहले जितने भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं, हर एक टर्म का आपको अर्थ समझना है। तो आपकी अगर आपके सिलेबस से संबंधित बात की जाए तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसका अर्थ आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंटिटी। अगर हम बिज़नेस को देखें तो बिज़नेस में दो एंटिटी है,
एक मालिक खुद है और एक बिज़नेस अपने आप में एक एंटिटी है। तो हमें मालिक का हम अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हम बिज़नेस का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो जो भी लेन देन होगा, जो भी आएगा जाएगा, वो आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए एंटिटी का अर्थ समझना है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कैपिटल, बिज़नेस में जो मालिक कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है, अब बदले में बिज़नेस उसको प्रॉफिट देता है, तो उसको कहा गया कैपिटल। अब मालिक को सैलरी तो मिलती नहीं है, तो वो जो भी पर्सनल पर्पस के लिए या तो कैश निकाले या तो गुड्स निकाले, तो उसको ड्राइंग से डिनोट किया गया है। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक्सपेंडिचर ब्रॉडर टर्म है, तो अब इसमें दो तरह का एक्सपेंडिचर आप बहुत अच्छे से समझ लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आप बहुत एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, अगर आपने कार खरीदा बिजनेस के लिए तो कार कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इट डजंट ऑकर फ्रीक्वेंटली। सम टाइम आपने उस कैपिटल लगाया, कार परचेज की, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और जब आप उसमें पेट्रोल भरवा रहे हैं, ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, तो ये रेगुलर बेसिस पे खर्च हुआ, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा गया। तो ये दो तरह के एक्सपेंडिचर का टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ठीक उसी तरह से ये जो रेवेन्यू और कैपिटल वर्ड है, ये रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जो सम टाइम कभी हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पुराना एसेट प्रॉफिट पे बेच दिया, तो वो कैपिटल प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो रेगुलर आपको प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस कर रहे हो, तो उसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहा गया। तो ये आपका दो टर्म मैंने आपको क्लियर किए, कैपिटल और रेवेन्यू। अब आते हैं ये जो उधारी लेन देन होता है, यहाँ पे हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसको कस्टमर और सप्लायर से जिसको हम डिनोट करते हैं, अकाउंटेंसी में उनके लिए एक खास टर्म है खास टर्म है। जैसे कस्टमर को यहाँ डेटर्स कहा गया, DEBTORS, डेटर्स, और सप्लायर को क्रेडिटर से डिनोट किया गया है। जिनको उधार में बेचा गया वो डेटर्स कहलाए, वो हमारे लिए एसेट कहलाए, और जिनको जिनसे हमने उधार में परचेज़ किया वो क्रेडिटर कहलाए। अब देखो, जहाँ भी उधार लेन देन होता है वहाँ पैसा डूबने के बहुत से चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी अकाउंट्स में एक टर्म यूज़ किया गया, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब जो पैसा रिकवर नहीं हो पाया। अब रिकवरी का वजह क्या है? ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, डेटर्स के इंसॉल्वेंट होने की वजह से वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया, तो उसको बैड डेप्ट से डिनोट किया गया। तो आप देख रहे हो अब सेल्स क्या है। अब सेल्स और परचेज को भी आप समझ लो। सेल्स किसको कहा गया? जो हम जिसका हम व्यापार करने बैठे हैं। अगर कोई कंप्यूटर की दुकान खोल के बैठा है तो वहाँ पे वो परचेज़ करता है और उसको सेल करता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर का अकाउंट नहीं खुलेगा। परचेज़ वहाँ पे वही कंप्यूटर गुड्स से डिनोट किया जाएगा। इसमें आपको पर्पस क्लियर कर लेना है कि आपने बेचने के लिए ख़रीदा है या अपने यूज़ के लिए ख़रीदा है। अगर बेचने के लिए ख़रीदा है तो वही कंप्यूटर गुड्स से डिनोट होगा, और जब आप अपने बिजनेस अपने यूज़ के लिए ख़रीदोगे तो वही फिर कंप्यूटर एसेट हो जाएगा। तो आपको ये बात भी समझनी होगी कि कब वही सामान परचेज और सेल से रिकॉर्ड होता है और कब वही सामान को हम कंप्यूटर अकाउंट से डिनोट करते हैं। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, इनिशियल स्टेज में ये सब परेशानी आती है। परचेज गुड्स है तो परचेज से डिनोट करेंगे, परचेज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से डिनोट करेंगे। सेम इन केस ऑफ सेल्स ऑल्सो, सेल्स गुड्स है तो सेल्स से डिनोट करेंगे, सेल्स कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से डिनोट करेंगे। तो ये सब कुछ विशेष जानकारी है जो स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। क्लास में टीचर ने बताया, ध्यान से नहीं सुना, जिसकी वजह से उस बात को हम नहीं समझ पाए कि भाई क्या पर्पस क्या है। कभी यही कंप्यूटर परचेज से रिकॉर्ड हो रहा है, कभी यही कंप्यूटर का अकाउंट खुल जा रहा है। तो आपको सीधा अर्थ मैंने समझा दिया।
पर्पस क्या है, क्या आप उसको बेचने के लिए परचेज़ हुआ है या ऑफिस यूज़ के लिए परचेज़ हुआ है, उस हिसाब से आप इसी हिसाब से आप अकाउंट इन्वॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे पहले कहा कि 3 टर्म, मतलब आप देखिए अकाउंट वर्ड मैंने यूज़ किया। तो जो इंडिविजुअल जिस लेन देन में जो खास अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है उसको अकाउंट कहा, जिस प्रोसेस से हमने उसको रिकॉर्ड किया उसको अकाउंटिंग कहा, और जिस भाषा में हमने उसको एक्सप्रेस किया डैट इज़ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, आई थिंक 3 वर्ड आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और थोड़ा सा आप किताब की मदद करें, थोड़ी मेरी बात को आप सुने, तो आपको अकाउंट्स विषय जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बताया। अब आते हैं कि ये जो अकाउंटेंसी है ये एक बहुत ब्रॉड एरिया है और एक आदमी से ये सारे काम संभव नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन इसी विषय को 3 ब्रांच में बांट दिया गया है, और उस हर एक ब्रांच को समझने के लिए आपको 5 साल 7 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब उस ब्रांच को आप हैंडल कर पाते हो। तो 3 ब्रांच हैं इसके। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच, काम बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच जो कि अकाउंट्स बुक तैयार करता है, तैयार करना मतलब रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, फाइनल स्टेटमेंट्स तैयार जिसमें इनकम स्टेटमेंट तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना, जो कि आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। उसके बाद एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच, जिसमें एस्टिमेट करना, जैसे आप मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हो तो बहुत तरह के खर्चे आपके हो रहे हैं, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है, एंड व्हाई यू वांट टू नो द कॉस्टिंग, बिकॉज टू डिटरमाइन द प्राइस दैट एट व्हाट प्राइस यू विल सेल द प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को किस रेट में आप बेचोगे उससे पहले कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द बजट, मतलब कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी, क्योंकि बिजनेस अरेंज करता है कैपिटल, या तो मालिक अपने पर्सनल सोर्स से कलेक्ट करे या फिर बैंक से फाइनेंस कराए, या अदर बहुत से सोर्सेज हैं आपके अकाउंटेंट बीएसटी सब्जेक्ट में एक चैप्टर ही है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे आपको पहले जानना है कि हाउ मच इज़ योर रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत कितनी है, और ये ज़रूरत बताएगा कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच बताएगा, एस्टिमेट्स देगा कि जो प्रोजेक्ट आप लेने जा रहे हो उसके खर्चे लागत इतनी आएगी, तभी डिसीजन मेकिंग होता है कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, इज़ फाइनेंस इज सफिशिएंट और नॉट, और इज़ इट पॉसिबल टू अरेंज दिस मच फंड और नॉट। ये बहुत सारे सवाल का जवाब मिल पाता है जब हमको एस्टिमेट मिलता है। एक सिंपल सा उदाहरण दें, आप दुकान में भी जाते हो तो सबसे पहले दुकानदार पूछता है आपका बजट क्या है, तो बजट जब आप बताते हो उसके हिसाब से आपको सामान दिखाया जाता है। तो ये एक तरह का डिसीजन मेकिंग होता है कि भाई इस बजट में हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग का काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच एस्टिमेट बना के देता है। अब देखिए 2 ब्रांच ने तो अपने काम किए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच ने क्या काम किया, अकाउंट्स बुक तैयार कर लिया। कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच ने क्या काम किया, एस्टिमेट दिया कि दिस इज व्हाट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इन दोनों के रिपोर्ट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करेगा, अब इतने बड़े बड़े इतने लंबे चौड़े इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, यस और नो में जवाब देना होता है। तो उसी रिपोर्ट जो डेटा है उस डेटा को ही कन्वर्ट करना इन सिंगल वर्ड, तो आपको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ग्राफ तैयार कर दिया, तो उसको देखकर हम अपनी स्थिति समझ सकते हैं और हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो रेशियो में कन्वर्ट करना, ग्राफ में कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस इन परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये काम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रांच करता है।
तो आप देखो कि 3 ब्रांच हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच जिसने अकाउंट्स बुक को रिकॉर्ड किया, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच जिसने कॉस्ट को एस्टिमेट किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रांच जिन्होंने इन दोनों के रिपोर्ट को रेशियो, परसेंटेज, ग्राफ, जैसे रेशियो की बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उस डेटा से ही ना हम बता पा रहे हैं कि बिजनेस कितना % रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से तीनों ब्रांच मिलकर जब ये काम करते हैं तब जाकर मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले पाता है या जान पाता है कि हमारी बिजनेस की स्थिति क्या जा रही है। तो आपको मैंने जो इतनी सारी बातें एक बार में बताई, तो मैं इसको ब्रीफ में एक बात कह दूं, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, सिस्टम कितने हैं, 2 सिस्टम की मैंने बात की, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, डबल इंटरेस्ट सिस्टम, और मैंने क्या बात की, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, तो हमारे 2 बेसिस हैं, कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस, और ब्रांचेस के बारे में मैंने बात किया जिसमें 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच, कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रांच। और मैंने कुछ कॉमन टर्म्स की भी चर्चा की जिसमें मैंने एंटिटी के बारे में आपको समझाया, कैपिटल के बारे में आपको समझाया, ड्राइंग्स के बारे में आपको समझाया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंडिचर्स जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में आपको बताया। तो इस तरह से ये एक पहला वीडियो है जो मैंने आपके लिए खासकर तैयार किया ताकि आप इस विषय के बारे में एक थोड़ी जानकारी ले पाएँ और इसी तरह से आगे चलकर आप मेरे आगे मैं इसी तरह से आपको देंगे। और मैं आशा करूँगी कि मैंने एक जो तरीका आपको समझाने की कोशिश की, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे जितने भी आगे एडिशंस आएंगे आप तक पहुँचेंगे। आप अगर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैं ये उम्मीद करूँगी ताकि आप हर एक टॉपिक पर जो एक सही जानकारी है आपको मिल सके। और इसी के साथ मैं मैं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, ये एडिशन अच्छा लगेगा और आने वाले समय में मैं अपने और भी एडिशंस आपके सामने लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।